अभी जो सरकार जो दिख रही है, चलो सरकार आप कह रहे कि 99 वाले नहीं बना सकते, 241 वाले बनाएंगे, तो यहाँ पे भी तो बैसाखी की ही तो गठबंधन कहलाएगी, बैसाखी सरकार कहलाएगी। क्योंकि आज जब कल तक तो जो अपने लोग को अपने टीम में तो शामिल रखे थे, मंत्रालय तो देते थे, क्योंकि वो मंत्रालय विश्वास है आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी और आगे जो भी है, जो जिस तरह से हमारा प्लान है चीज़ें एग्जीक्यूट करने का और लॉन्च करने का, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं का भी हमें जो है वो इसमें सहयोग चाहिए होगा और मंडी का जो है अब भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। धन्यवाद। जैसे पीएम मोदी ने अपने 100 दिन का जो है प्लान पहले से सेट कर दिया है, कंगना रनौत का प्लान अब क्या है? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हर एक जो है विधानसभा जो है उनकी अपनी मांगे हैं, जो 17 विधानसभा है उनकी अपनी मांगे हैं। बहुत सारे जो काम हैं वो जब कांग्रेस की एमपी थे तो उन्होंने रुकवा दिए थे, चाहे स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हैं, टनल हैं, हाईवेज हैं, बड़े रोड्स हैं, राजमार्ग हैं, इस तरह के न जाने कितने काम जो हैं वो कुछ करने को हैं, कुछ जो है रोक दिए गए हैं। और उससे भी बढ़कर जो हमारी सेंटर की स्कीम्स हैं उनके लाभार्थी काम, तो खैर अब मैं बात करने लगूं तो यहाँ पर बहुत लंबा समय खिंच जाएगा। और हमें जो है अब जिस तरह से आदेश होंगे और जिस तरह से हमें रास्ता दिखाया जाएगा उस तरह से जो है हम काम करेंगे। कुछ वक्त जो है मुझे देखने में कि पीछे के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो रोक के रखी हैं उसमें काफ़ी वक्त जाएगा, क्योंकि इस वक्त पर जहाँ तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है और पिछले जो हमारे थे उन्होंने एकदम जो है नील स्तर पर जो है वो काम है, तो खैर इसके बारे में अब क्या ही कहना, पर अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। तो मंडी से कंगना रनौत ने जीत हासिल की है और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि जो समावेशी विकास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस पर जनता ने भरोसा जताया और मंडी की बेटी वो खुद को कहती रही हैं। हालांकि ये बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि बॉलीवुड छोड़ देंगी जब वो सांसद बन जाएंगी। अब अगला कदम क्या होगा ये तो देखना होगा, लेकिन जनता की सेवा करने की बात वो करती हैं, तो एक अच्छा मौका उनको मिला है मुझे लगता है। सचिन जी, नहीं, जाहिर सी बात है और अच्छा चुनाव लड़ी है। जिस तरीके का हम जिक्र कर रही थी, ऐसा भी नहीं है कि इतना कोई आसान उनका चुनाव था और अच्छा चुनाव लड़ी है कंगना रनौत और अच्छा चुनाव लड़ने के बाद अच्छी विन हम ये कह सकते हैं। और टू अर्ली टू से अरविंद जी, हो सकता है कि मिनिस्ट्री में मौका मिले। फाइटर हैं कंगना, मैं कहूँगा कि बॉलीवुड जाके इस तरह से एक छोटे कस्बे की लड़की का वहाँ जाके और फिर वहाँ अपना झंडा गाड़ना। और नहीं, उस वक्त उस सरकार के वक्त किस तरीके से अकेले लड़ी थी, जब बुलडोज़र चला, घर पे चला, जब आपको याद होगा कि जब उद्धव ठाकरे और संजय राउत वाली जो सरकार थी तब किस तरीके से जो है महाराष्ट्र की, इसलिए वो फाइटर हैं। देखिए आके क्या करती हैं, अभी काफ़ी कुछ तो लीडर पे डिपेंड करेगा। और महिला नेताओं में बीजेपी को अभी मेरे ख्याल से कोई कमी ऐसी नहीं है, लेकिन कंगना के आने के बाद मुझे लगता है कि उनको चांस मिल सकता है। हिमाचल से 2 मंत्री हो जाएंगे, ये खतरा रहेगा। अनुराग ठाकुर का हुआ मेरे ख्याल से काफ़ी भारी है। स्मृति ईरानी का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं यहाँ पे। एक नेत्री गई, दूसरी नेत्री आ गई, इसको ये भी कहा वो हो सकता है। लेकिन अनुराग ठाकुर उतनी परिपक्व भी राजनीति में नहीं है, अरे जीती हैं क्यों परिपक्व, जीत के आई इतना बड़ा चुनाव कैसे परिपक्व नहीं, क्या कहते हैं वंदना, विक्रमादित्य को जब आप हराती हैं वहां के उनको तो आप मतलब आप परिपक्व हैं के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि वो खुद कहती है कि अभी उन्होंने शुरुआत की, अभी उनको सीखने के लिए बहुत से ज्यादा पढ़ी लिखी है और काफी देश दुनिया का उनको नॉलेज है और एक अच्छी नेत्री भी है। तो मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी की जो कमी है, जो एनडीए को महसूस होगा, उसका पूरा कहीं ना कहीं कंगना रनौत पूरा करेगी। उन्होंने देश को 2014 में आजाद भी करवाया है, इसका भी पुरस्कार मिलने के पूरा भागीदार है। कई ऐसे बयान आए हैं कंगना रनौत के जिसको लेकर सवाल भी उठे थे। हालांकि ये उनके लिए अच्छी खबर है कि वो जीत गई हैं यहाँ से
और अरुण गोविल की भी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरठ से वो भी आगे चल रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि वो भी चुनाव जीतेंगे। कई ऐसे कैंडिडेट्स जिसको लेकर खुद पार्टी के अंदर खाने भी अरविंद जी ये बात हो रही थी कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए कि ना उतारा जाए। मेरठ में अरुण गोविल को जब उतारा गया तब भी कई लोगों का अंतर विरोध देखा गया, लेकिन अब क्योंकि आगे चल रहे हैं, ये चुनाव भी उनके लिए ठीक रहा। नहीं, मेरठ बीजेपी के लिए काफ़ी मजबूत सीट है और मेरठ का असर सब जगह होता। अरुण गोविल कमज़ोर कैंडिडेट थे और समाजवादी पार्टी ने एक दांव चला वहाँ दलित कैंडिडेट लाके। अब अगर ये जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि उनको कई शिकायतें ऐसी आई कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर संघ ने बीजेपी ने लग के उनको चुनाव यहाँ तक पहुँचा दिया तो ये उस संगठन की ताकत बताती है और मेरे ख्याल से इसका असर फिर आसपास की सीटों पे भी होगा। ना एक चीज़ और अगर हम लोग देखें मेरठ को लेके, मेरठ में अब तक जो है कि समाजवादी पार्टी का खाता वहाँ पे कभी खुला नहीं था, तो वो एक कॉम्बिनेशन जरूर उन्होंने बनाने का प्रयास किया वहाँ पे, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन। तो उन परिस्थितियों के बीच में समाजवादी पार्टी का पलड़ा काफ़ी भारी था। तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर वहाँ पे अरुण गोविल जीत रहे हैं, चुनाव प्रचार करने का जो उनका तरीका था, उन्होंने जिस तरह से अपने बातों को कहा, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप समस्या का समाधान कैसे करेंगे, उन्होंने कहा पहले जीत जाऊंगा फिर करूंगा। तो उनके तरफ से तमाम नेगेटिव तरह की चीज़ें रहीं। तो ये मेरठ में जीत जो है अरुण गोविल जी की जीत नहीं है, ये वहाँ पे बीजेपी के संगठन की जीत। चूंकि जो पूर्व सांसद जिनका टिकट कटा, अभी वर्तमान जो निवर्तमान सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, 2009, 2014, 2019 वो 3 बार से जीते हैं, यानी वहाँ पे बीजेपी अब चौथी बार जो है कि वो वहाँ पे जीतने की तरफ अग्रसर है मेरठ में। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनी है, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स रहे हैं, अगर हम बात करें शर्मा जी, पीडीए एक बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि उसमें जो अलायंस ने कोशिश की है साधने की, दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक का यहाँ पर जिक्र हुआ, तो एक ये तीर सही निशाने पर लगा, ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही निशाने पे लगी। आपने देखा होगा जिस तरह से कन्नौज में जब अखिलेश जी जब वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने गए थे और जिस तरीके से फिर मंदिरों को जो पंडितों ने वहाँ पे जो धोया वहाँ गंगा जल से, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आहत जो है ओबीसी और दलितों को लगा कि कहीं ना कहीं आज भी हम आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फिर हमारे साथ जो है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहाँ पे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ जो गंगा जल से धोया गया, उसकी सिंपैथी पीडीए को और मजबूती दी गई है। और वहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पे फायदा कांग्रेस को हुई है, लेकिन जीत तो कही जाएगी सपा की ही, क्योंकि यहाँ पे सपा जो है वो कांग्रेस का सिर्फ समर्थन था, सपा कांग्रेस वहाँ पे उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। ये टोटली जो यूपी में जीत है वो सपा की जीत है। अब वंदना जी एक चीज़ और हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम लोग 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन में हम लोगों ने देखा था कि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे, आप देखिए 2014 में भी थी, तो उनको कोई लाभ नहीं हुआ और बहुजन समाज पार्टी के वोट उन्हें ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, वो गठबंधन कार्यकर्ताओं के स्तर पे, वो गठबंधन जनता के स्तर पे, ऐसा लग रहा था मानो ये गठबंधन जो है कि जनता के आवाज पे बनी हुई गठबंधन हो, उसमें कोई मतभेद की स्थिति नहीं थी। जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एनालिसिस जारी रहेगा। सबसे बड़ी जीत तो नगीना की है।